हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू 2022 का कंटिन्यू सेशन जो सिक्स सेम डबल ई के लिए हमारा था। सिक्स्थ सेम डबल ई। ओके, हम चलेंगे लॉन्ग वाले पार्ट पे, यानी आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट रहता है वो सेशन पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो था वो हमने पहले वाले सेशन में, इसका हम दो सेशन में इस पीवाईक्यू को हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव को डील किया। ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 7 बनाना रहता है। ओके, 10 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें 7 आपको डील करना रहता है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यानी टोटल 14 नंबर का आपका क्वेश्चंस रहता है। 7 हर एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का है। ओके, एंड उसके बाद आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए सब्जेक्टिव को देखते हैं क्या क्वेश्चंस 2022 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्वेश्चंस में पूछा गया था। ओके, तो उसके बाद में पेपर कोड 100611 है वहां, इसे भी आप एक बार मैच कर लेंगे, देख लेंगे तो और सही से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोग्राम मतलब ये दो पार्ट जो आप देख रहे हैं, वन में ब्रांच और जंप, टू में कॉल और रिटर्न। ये RETN जो है ये रिटर्न के लिए यूज होता है। ओके, ये एक असेंबली प्रोग्रामिंग में यूज होता है। मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है, उसमें भी मैंने इसे डील किया। ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये वर्डिंग टाइप का काम होता है। ओके, इसमें वर्डिंग टाइप का वर्क करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो पहला वाला सेक्शन हम देखें, ब्रांच एंड जंप। ब्रांच एक कंडीशनल वर्क के लिए यूज होता है, कंडीशन। एंड जंप जो है, मान लो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम अगर चलें, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जब हम C++ का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी या जो भी हम लिखें, तो ये वाला हम ये एक कंडीशन यूज करते हैं। अगर ये हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है, मान लो ये ट्रू है, तब तो इसके अंदर आएगा। नहीं है तो क्या होगा, यहीं से ये जंप करके बाहर निकल जाएगा, यानी बॉडी में नहीं। तो जंप का मेन काम जो है वो उसी जगह पे होता है। जंप का काम यही है कि अगर आगे रास्ता है तब तो चलो आराम से चलते हैं, आराम से चलते हैं, ठीक है, आराम से हम जा रहे हैं। लेकिन अगर बीच में एक खाई है तो क्या करेंगे, हम खाई में तो नहीं गिरेंगे ना, उसे हम क्या करते हैं, तब हम जंप कर जाते हैं। सेम एज है, अगर मेरा कंडीशन या मेरा प्रोसेस सीक्वेंस में स्मूथली जा रहा है तो ठीक है, चलो हम आराम से चलते जाएंगे। लेकिन कहीं भी अगर कोई रुकावट आता है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, वहां से जंप कर जाएंगे। तो ये हमारा सही तरीका है। ओके, तो हमने नोट्स में क्या दिया आपको कि ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शंस आर एसेंशियल। ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है। प्रोग्राम भी क्या है, प्रोग्राम में क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक हमारा इंफॉर्मेशन, एक काम इसमें होता है। तो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है प्रोग्राम में कि इस तरह से ये काम करो। तो ये भी क्या है, ब्रांच एंड जंप असेंबली लैंग्वेज में ये क्या होता है, हम वर्डिंग टेक्निक से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वर्डिंग टेक्निक में ये हमारा ब्रांच एक वर्ड होता है, जंप है, मूव है मूव है, कॉल है, रिटर्न है। तो ये इन सब इंटरप्ट में आ जाता है। तो ये अलग एक वर्डिंग टेक्निक है जिससे हम ये काम करते हैं। लेकिन ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। ब्रांच कंडीशनल वहां आ जाता है। जंप करो, ये इंस्ट्रक्शंस है कि जंप अप कर जाओ, नहीं है तो जंप कर जाओ। आगे हम इलिस्ट्रेशन पार्ट देखेंगे जो हमने प्रोग्रामिंग इस पे लिया है। Instruction are essential control instruction in computer programming that allow the program to alter its sequence of execution. These instructions are commonly found in assembly language
and are used to control the follow of the program. Okay, below is an explanation of the branch and jump instruction with the suitable illustration. ओके, सुटेबल क्या है, इलिस्ट्रेशन के लिए वो ज्यादा सुटेबल, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए कोई भी हम टेक्निक उसमें हम यूज करना चाहते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो ये हमारा एक जो एग्जीक्यूशन पार्ट है या फिर टेक्निक है उसमें हम ये यूज करेंगे, जिसमें ब्रांच एंड जंप जो पहला पार्ट है वो क्या करेगा, ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू अल्टर द नॉर्मल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को फ्लो जो होता है जो नॉर्मली चल रहा होता है वो उसके लिए, दिस इंस्ट्रक्शन इनेबल द प्रोग्राम मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ सर्टेन कंडीशन। ओके, आ गया समझ में कि कोई भी कंडीशंस के लिए, अभी हमने इफ वाला पार्ट ये बताया, कोई कंडीशन आ जाए तो वहां पे क्या होता है, ब्रांचेज का काम आता है कि ये कंडीशन आ गया तो हम दूसरे ब्रांच में गए, या ये कंडीशन आ गया तो अलग से गए। जंप का क्या होता है, अगर वहां पे कोई किसी तरह का अगर प्रॉब्लम आ गया, जंप अगर ने मतलब फॉल्स हो गया या किस तरह से भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा, जंप कर जाएगा। ओके, दिस इंस्ट्रक्शन these instructions enable the program to make decision based on certain condition and jump to a different part of the program if the condition are met। ठीक है, jump to a different part of the program if the condition are met, अगर कंडीशन हमारा अगर मिल रहा है तो वहां पे क्या होगा कि दूसरे पार्ट में वो क्या होगा, जंप कर जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज, हम देखते हैं जैसे अब यहाँ क्या कह रहा है, मूव R1 हैज 5, ये क्या कर रहा है, मूव 5 इनटू रजिस्टर्ड R1, R1 कोई एक रजिस्टर्स पार्ट है जो इसका ये ब्लॉक बना है, उसमें क्या होगा, मूव आ जाएगा। ठीक है, मूव R2 3, ये क्या कर रहा है, मूव 3 इनटू रजिस्टर्ड R2, ये R2 हमारा एक पार्ट है हमारा रजिस्टर्स का होगा, उसमें 3 आ जाएगा, 3 मूव करेगा। कंपेयर, ये CMP क्या है, कंपेयर करना है, R1 और R2 में कंपेयर कर रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है या जो भी। ठीक है, कंपेयर द वैल्यू R1 एंड R2। ओके, समझ गए। BNE ये होता है ब्रांच, BNE का पार्ट है कि ब्रांच इफ नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, BNE ब्रांच नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ब्रांच इफ नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या होगा कि ये दो जो पार्ट है वो दोनों इक्वल नहीं है, ये तो 5 है ये 3 है, तो इक्वल तो पार्ट नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, मूव R3 हैज 1, यानी मूव 1 इनटू रजिस्टर R3, अब 1 क्या होगा, रजिस्टर R3 में हम भेज दो। ओके, बी इंड, यहाँ पे ब्रांच टू इंड का हो जा रहा है, यानी ब्रांच जो है उसको हम इंड कर रहे हैं, यानी जो यहाँ ब्रांच जो है ये कंडीशन के लिए यूज हुआ था। यहाँ पे देखे हमने जैसे ये इफ की हमने कंडीशन दिया, यहाँ पे ये ब्रांच ओपन हुआ, सॉरी ये ब्रांच ओपन हुआ, यहाँ ब्रांच हमने क्लोज कर दिया, यहाँ ब्रांच हमने इंड किया, ये इसका अपना एक तरीका है। ओके, अब नॉट इक्वल अगर यहाँ पे है, ब्रांच इफ नॉट इक्वल, तो ये यहाँ से क्या होगा, जंप करके यहाँ आ जाएगा, ये दोनों पार्ट देखेगा ही नहीं, अगर नॉट इक्वल रहा तो जंप करके ये बाहर आ गया, फिर R3 में क्या दे दिया, 0 को दे दिया। ओके, चूंकि यहाँ पे अगर कंडीशन ये फॉल्स हुआ तो यहाँ से सीधे ये बाहर आ जाएगा, इसके बाद जो कोड लिखा हुआ होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वहां एंड पार्ट हो गया। तो ये एक जंप एंड ब्रांच का काम होता है, ये पूरा ब्रांच हुआ, और अगर इसमें कोई पार्ट इक्वल नॉट इक्वल रहा तो ये जंप करके बाहर आने का काम करेगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट में जो सेकंड वाला पार्ट है क्या है, कॉल एंड रिटर्न। तो कॉल एंड रिटर्न क्या करता है, कॉल किसी भी फंक्शंस को कॉल करने के लिए यूज होता है। मेन कॉल क्या होता है, सब रूटीन या किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम कॉल ये कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंट द सब रूटीन और प्रोसीजर इन असेंबली लैंग्वेज। सब रूटीन भी वही है जो फंक्शन का काम करता है, या प्रोसीजर हो, या फंक्शन को सब रूटीन को प्रोसीजर को कॉल करने के लिए
हम कॉल का मतलब बुलाने के लिए कॉल का यूज करते हैं। फंक्शन बिना कॉल का यूज नहीं होता है। फंक्शन को कॉल करना होगा तभी वो एग्जीक्यूट होता है। इसलिए तब क्या होता है, मेन में हम सब रूटीन करें, कॉल द सब रूटीन का, कंटिन्यू विथ मेन प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या जिस तरह से भी। रिटर्न क्या करता है, अगर हमें किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न चाहिए, आप देखे होंगे कि अगर मान लो ये एक फंक्शन हमने बनाया इंट f1, तो कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे हो, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ करना है तो यहाँ पे रिटर्न हम 0 कर देते हैं, ये हमें लिखना। अगर रिटर्न चाहिए तो ये रिटर्न कीवर्ड हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो रिटर्न का काम है कि वो फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करके आगे देगा। ठीक है, यानी अगर कहीं रिटर्न हो रहा है फंक्शन से, किसी और बॉडी में वैल्यू जा रहा है, उस केस में आपने ये समझने के लिए आप सी का फंक्शन चैप्टर आप आसानी से एक बार देख लो। सब सारे ब्रांच में रहते ही हैं सी पढ़ना, प्रोग्रामिंग सॉल्विंग विद सी जो है वो पार्ट, वहां पे अगर देख लोगे तो और आसानी से ये समझ में आपको आ जाएगा। तो कॉल का काम फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है, या तो सब रूटीन या फिर प्रोसीजर को, और रिटर्न कोई भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं या रिटर्न वर्डिंग का यूज करते हैं। ओके, समझे क्वेश्चन नंबर 2 का ए? कोई डॉट है? दोनों जो इसके 1 और 2 थे वो हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये उसके थ्योरी पार्ट है, इसको आप डील कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, How is virtual memory managed using paging and TLB? Explain with suitable example. Okay, क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी जो है, वर्चुअल मेमोरी पेजिंग और टीएलबी को कैसे मैनेज करता है। पेजिंग एंड टीएलबी जो है उसे कैसे मैनेज करता है। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ट्रांसलेशन लुक साइड बफर। तो वर्चुअल मेमोरी जो मैनेज पेजिंग का करना या टीएलबी को करना, बफरिंग का काम करना, ये वर्चुअल मेमोरी का अपना काम ही है। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का मेन मोटो क्या होता है कि जब रैम किसी भी कारणवश अगर वो बिजी रहता है, बहुत सारा इस पे वर्क का लोडिंग होता है, तब वर्चुअल मेमोरी का हम काम यूज लेते हैं। तो वहां पे पेजिंग का भी वहां पे आ जाता है, पेज रिप्लेसमेंट करना, इधर से उधर भेजना, ये सब काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो अपना करता है। उसमें कोई हम लोग का इंगेजमेंट या नहीं रहता है। वो जब मेमोरी लोड होता है तो अपने आप वो काम होता है। जिसमें पेजिंग का यहाँ पे क्या आप लिखोगे, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आया कि या तो वर्चुअल मेमोरी ही आ गया और डिस्कस अबाउट, अगर आ रहा है कि नहीं व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, एंड उसका सारा एक सिस्टमैटिक वे जो है वो पूरा बताने का काम आ रहा है कि चलो वर्चुअल मेमोरी का पूरा इंस्ट्रक्शंस दो, पूरा उसका वर्किंग पार्ट बताओ। तो इस केस में यहाँ पे क्या आपको लोगे कि पेजिंग का भी आ गया, आ जाए लिखोगे, पेजिंग पेज रिप्लेसमेंट का भी लिखोगे। तो इस तरह का आप वहां पे काम कर सकते हैं। तो पेजिंग में क्या है, सपोज अ प्रोसेस रिक्वायर्ड 16 जीबी ऑफ वर्चुअल मेमोरी। अगर हमें एक प्रोसेस के लिए 16 जीबी वर्चुअल मेमोरी का यूज है, तो 16 जीबी वर्चुअल, बट द फिजिकल मेमोरी अवेलेबल ओनली 4 जीबी, और हमें फिजिकल मेमोरी जो रैम जो है वो 4 जीबी यूज है। मतलब रैम जो हमारे पास है वो है 4 जीबी, एंड वर्चुअल मेमोरी जो हमारा है वो क्या है, 16 जीबी। चूंकि वर्चुअल मेमोरी कहाँ का स्पेस लेता है, आप लोग कुछ समय के लिए मैं वेट कर रहा हूं, आप सोचो, मैं अभी बोला नहीं हूं लेकिन आप सोचो कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ का वो मेमोरी यूज करता है, रैम का या फिर हार्ड डिस्क का, या फिर एक सेकेंडरी पार्ट स्टोरेज जो होता है उसका। सेकेंडरी स्टोरेज में चाहे एसएसडी भी या हार्ड डिस्क दोनों आ सकता है। तो किसका वो यूज करता है, वो हार्ड डिस्क का, यानी सेकेंडरी मेमोरी का, फिजिकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का वो यूज नहीं करता। वर्चुअल किसका यूज करता है, वो सेकेंडरी का पार्ट आ जाता है। तो इस केस में अगर प्रोसेस रिक्वायर्ड 16 जीबी ऑफ वर्चुअल मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी अवेलेबल ओनली 4 जीबी है, तो
The operating system divide both the virtual and physical memory into fixed size block known as page, frame and respectively. तो फिजिकल तब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वहां पे काम आ जाता है कि उसे हम बराबर हिस्सों में अलग अलग, चाहे वर्चुअल मेमोरी को भी बांट दें और हम फिजिकल मेमोरी को बांटते हैं, जिसमें उसको हम पेज भी बोलते हैं उसका, और उसे हम फ्रेम भी बोलते हैं. ओके, let us assume each page and frame is 4 KB. हमने मान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने 4 KB का सारा फ्रेम डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास 16 GB और 4 GB का हमारा मेमोरी पार्ट था. ओके, मान लो अगर इसे हम एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझे कि ये क्वेश्चंस को और आसानी से समझने के लिए, तो आप मान लो कि वो मेमोरी जो कभी कभी यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, वो हमेशा यूज में नहीं रहता. ओके, लेकिन आज के समय में सिस्टम में इतना वर्क है, या फिर आप कहो तो कि इतना हाई डेफिनेशन सॉफ्टवेयर है, हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं, तो वर्चुअल मेमोरी का एंगेजमेंट आ जाता है. लेकिन एक अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लेके हम चले कि नहीं, कुछ चीज ऐसे हैं जो माना जाता है वो है, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये नहीं कहता. थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि वर्चुअल मेमोरी कब यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी रैम के फिजिकल मेमोरी का ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में जब वो होता है तब वो यूज होता है, ओवरलोड जब होता है. लेकिन वहां पे तो ऐसा है नहीं. तो कब, तो अगर इस तरह का होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये रहता है कि वो वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के बीच का जो वर्क है वो डिवाइड करे इक्वल पार्ट में. ठीक है, जैसे कि आपके घर का कुछ ऐसा हिस्सा जो वर्चुअली रहता है, जो हमेशा यूज नहीं रहता है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा यूज में रहता है, वो क्या कौन होता है, वो फिजिकल मेमोरी होता है. जैसे एक हॉल आपका हुआ, आपका बेडरूम हुआ, ये सब क्या है, एक फिजिकल मेमोरी में आता है. लेकिन क्यों, क्योंकि वो हमेशा यूज में रहता है. और कुछ ऐसे पार्ट जो होते हैं जो वर्चुअली में होते हैं, वो कब यूज आते हैं, आज ये काम करना, यहाँ पे काम स्पेस नहीं है, चलो उसमें डाल देते हैं कुछ समय के लिए. ठीक है, तो वो जो कुछ समय के लिए है वो हमारा वो वर्चुअल पार्ट हो जाता है. तो वर्चुअल पार्ट को वहां पे रखते हैं, मतलब वहां पे जो पेज है, चाहे वो हम उसे फ्रेम के रूप में डिवाइड कर दें, पेज के रूप में कर दें, जैसा भी करें, तो वर्चुअल हमेशा टेम्पररी यूज होता है, परमानेंट यूज नहीं रहता. ठीक है, वहां यूज करके फिर से वहां के सामान को हम वहां रखें, फिर से उसे अपने पुराने स्थान पे रख दिए, काम करके हो गया, वर्चुअल मेमोरी भी रिलीज हो गया और सारा काम भी हो गया. तो इस तरह से ये हमारा काम है. चलो अब एज्यूम हो गया कि 4 KB का हमने पेज और फ्रेम को बना दिया. ठीक है, 4 KB का हमने पेज एंड फ्रेम को बना दिया. द वर्चुअल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4,016 GB एंड 4 KB का डिवाइड क्या, 4,000,000 16 GB को हम 4 KB भी जो बांट रहे हैं, तो वो 4,000,000 बट रहा है. पेजेज एंड द फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 1,000,000 4 GB बाय 4 KB फ्रेम. 16 GB वर्चुअल मेमोरी में हम कितना मिलियन कर रहे हैं, 4,000,000 डिवाइड कर रहे हैं 4 KB को, और जो हमारा 4 GB है वो हम 1,000,000 कर रहे हैं 4 KB में. तो when the process reference a virtual memory address, the operating system translates the virtual address into physical address by mapping the page number of the corresponding frame number. तो जैसा जैसा जो डिवाइड होगा, वर्चुअल मेमोरी का वहां पे काम रहेगा कि हर एक पार्ट को वहां पे एड्रेसिंग करना, जो जो ब्लॉक बनेगा 4 KB का हमने जो बांटा है, ब्लॉक बना दिया है, उसका हर एक का एड्रेसिंग काम करना. ओके, एंड द टीएलबी का यहाँ जो काम क्या होगा कि टीएलबी इज ए स्मॉल फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैचे दैट स्टोर रिसेंटली यूज्ड वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन. इसका काम एक रिसेंटली कुछ कुछ समय के लिए स्टोरिंग के लिए रहता है, बफरिंग करता है, बफरिंग करते रहता है वो. ठीक है, बफरिंग हुआ, आया, भेजा फिजिकल को, डेटा रिलीज हुआ, फिर आया, फिर बफरिंग हुआ, भेजा. यानी उसका काम आना है, बफरिंग जो हो रहा है उसे स्टोर करना है. जैसे ही वो बफरिंग स्टोर हो गया,
फिर से वो चला फिजिकल के पास भेजा, फिजिकल से वर्क करके कंप्लीट हुआ। तो टीएलबी का काम बस इतना ही रहता है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो आप इसे यहाँ पे लिख लोगे, पूरा नोट्स बना लोगे क्वेश्चंस वाइज, जिससे और आपको आसानी होगा लिखने में। ये इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारा है वो है थर्ड का ए। चलिए उसको देखते हैं। थर्ड का ए क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज। 8086 असेंबली लैंग्वेज का हमें प्रोग्राम करना है। 8086 असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ टू मेमोरी लोकेशन। दो मेमोरी लोकेशन का वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। एक तरह से कहिए तो स्वैप करना है। स्वैपिंग का प्रोग्राम आपने सी में बनाया होगा विथ थर्ड वेरिएबल, और विदाउट थर्ड वेरिएबल भी ये चलता है। तो असेंबली लैंग्वेज में इसे कैसे करेंगे? तो असेंबली लैंग्वेज के लिए पहले मूव एमओबी, मूव एस1, मूव डीआई, एसआई और डीआई, ऑफसेट लोकल 1 एंड एलओसी 2। लोड द एलओसी मतलब लोड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ एलओसी 1 इनटू एसआई। एसआई जो है वो एड्रेस पहले लोकेट कर दिया, क्योंकि जब किसी किसी में वैल्यू जाएगा तभी तो हम स्वैप करेंगे ना। मान लो इंट ए हमने ये लिखा, इंट ए एंड बी, ए और बी नाम का ब्लॉक बना, दो दो पार्ट इसका, ठीक है, बी का ये हमारा पार्ट हुआ, दो टू टू बाइट का हमारा ये स्पेस इसे मिला, 2 बाइट का दो ब्लॉक बना, तो इसका अपना एक एड्रेस होगा, इसका अपना एड्रेस होगा। तो यही पार्ट यहाँ कह रहा है, पहले एड्रेस उसे लोकेट करके एस1 में, एसआई में और डीआई में डाल दो। मूव एएक्स एसआई, मूव द वैल्यू एट एलओसी 1 इनटू द एक्यूमुलेटर। ये जो एक्यूमुलेटर एएक्स और बीएक्स है वो एसआई में जो वैल्यू है वो इसमें डाल दो, और डीआई में जो है भी इसमें डाल दो, मूव कर दो। ठीक है, जो वैल्यू आया वो उसमें पहले चला जाए। ऐसा नहीं कि वहां से हट जाएगा, वो इमेजिनेशन पार्ट होता है। एक्सचेंज कर दो, यहाँ पे ये क्या लिखा है, एक्सचेंज, एक्सचेंज द वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर एंड बीएक्स। अब ये क्या कह रहा है कि अब जो वैल्यू इन दोनों में आया है, दोनों में वैल्यू एक्सचेंज कर दो, इसका इसमें डाल दो, इसका इसमें डाल दो, तो क्या हो गया, वैल्यू स्वैप हो गया। अब मूव एस आई एंड मूव डी आई, अब एस आई का जो AX में आया है वो SI में चल जाएगा, जो BX में आया वो DI में चल जाएगा एक्सचेंज होने के बाद। सेम है, देख लो। एंड प्रोग्राम एंड्स हियर, यहाँ हो जाएगा। फिर एक्सचेंज एग्जांपल वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन 1 एंड एग्जांपल वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 2, दोनों मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे दिया। ओके, एक में मान लो पहले में 5 6 7 8 था, तो यहाँ पे दूसरे में इसमें मान लो 5 6 7 8 था पहले, 7 8, और इसमें था 1 2 3 4। आफ्टर एक्सचेंज ये हमारा पार्ट हुआ। तो ये हमारा क्या है, 3 का ए का, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ टू मेमोरी लोकेशन। दोनों मेमोरी अलग अलग जगह पे कोई वैल्यू था, वहां दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया, एक का इस पे ले आए, इसका उस पे भेज दिए। ओके, in this program, SI and DR are used the source and destination indices to hold the address of memory location. SI and DR क्या कर रहा है, सोर्स एक है और एक डेस्टिनेशन का काम करता है एड्रेस को लोकेट करने का। AX and BX are used temporarily store the value from two memory location. दो मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करने के लिए ये काम कर रहा है। और एक्सचेंज क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन यूज टू एक्सचेंज द वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर AX एंड BX का वैल्यू एक्सचेंज कर दे रहा है। जो AX में है वो BX में, जो BX में है वो AX में आ जा रहा है। तो यहाँ पे डिटेल में मैंने ये लिख दिया। थर्ड का बी, पीवाईक्यू 2022 कंप्यूटर आर्किटेक्चर 6M EE का क्वेश्चंस जो थर्ड का बी है वो है, डिस्कस एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क आर्किटेक्चर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लार्ज रजिस्टर फाइल इन दिस मशीन्स। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है RISC का, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का, फिर उसका एडवांटेज बताना है किसके बिहाफ में, तो
लार्ज रजिस्टर फाइल जो इसमें यूज होता है इस मशीन के अंदर, उसके लिए। एंड एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल इलस्ट्रेशन, कुछ ऐसा एग्जांपल देना है जो इसमें सूट करे। तो ये उसका आर्किटेक्चर पार्ट हुआ। RISC का रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट emphasizes simplicity and efficiency in the design of the central processing unit। 5 कैरेक्टरिस्टिक जो पहला क्या है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, फिक्स्ड। इसके आने से क्या हुआ, इंस्ट्रक्शंस का काम जो हुआ वो आसानी से होता चला गया। इस पे डिटेल में सिस्क और रिस्क के बारे में ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में डील बता चुके हैं, उस वहां पे जरूर इसका सुन लेंगे, क्या क्या रिस्क है क्या सिस्क है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन लेंथ होगा, लोड स्टोर आर्किटेक्चर उसका बेटर होता है। बाकी इसके अंदर का मैंने यहाँ दिया हुआ है। फोर्थ में रजिस्टर सेंट्रिक है, पाइपलाइनिंग है। ये एक जो कंसेप्ट है पाइपलाइनिंग, ये ज्यादा इसके लिए फायदेमंद है, ज्यादा प्रॉफिटेबल का काम करता है। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट एक तरह से अगर आप समझो कि एक क्लॉक साइकिल में एक बार अगर आप घूमो तो आपका एक काम हो जाए, ये नहीं कि आप घूम लो पूरा मार्केट लेकिन काम ही कोई ना हो, तो यानी आपका जो इंस्ट्रक्शंस है, आपका जो का वर्क है वो डिले हो गया, यानी आप फेल हो गए, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम वो हो जो एक बार निकले मेरा काम हो जाए, तो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट वहीं पे आ जाता है। यानी एक क्लॉक साइकिल में एक वर्क कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल आप रिस्क का लोगे, तो आप एक मॉल जाओ, मॉल जाते हो, गए भी होगे, जाना भी चाहिए, तो वहां पे क्या करते हो, आप देखते हो कि गाड़ी का लाइनिंग लगा रहता है और वो वहां पे पार्किंग के लिए जाता है। यानी एक गाड़ी वहां पे गया, वहां पे टोकन कटा, वो आगे जब तक वो अपना पार्क कर रहा है तब तक आप आ जाते हो, आपका कटता है आप भी चल जाते हो, फिर आते हैं। यानी एक क्लॉक साइकिल वो में क्या हो रहा है, वो पूरा काम कंप्लीट होते हुए चलते ही जा रहा था। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा आप रेस्टोरेंट्स का आप देख सकते हो एग्जांपल, ये सब पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट होता है। यानी वो सर्कल में घूम रहा है सारा काम, एक आया काउंटर पे पैसा दिया टोकन लिया फिर चल गया, वो अपना जो उसका सामान है वो ले रहा है, तब तक आप पेमेंट कर रहे हो, आपका टोकन कटा, आप गए वहां पे। तो यानी सीक्वेंस में वो काम होता है, तो दैट इज कॉल्ड पाइप लाइनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 था, 3 का बी, उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एडवांटेज बताना रिस्क मशीन में जो हम लार्ज रजिस्टर सब यूज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या हो जाता है। फास्ट डेटा एक्सेस होता है, जब हम रिस्क में आर्किटेक्चर के में रजिस्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज होते हैं, तो उसमें क्या काम मेन आता है, उसका डेटा एक्सेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। मेमोरी रिड्यूस लेटेंसी होता है, मेमोरी बिना मतलब का बर्बाद नहीं होता, बर्बाद मेमोरी कभी बर्बाद नहीं होता, ठीक है। उसका क्या होता है, एक सही ढंग से यूज नहीं होना, यानी उसका जो लेटेंसी है वो खत्म होते जाता है। तो इसमें क्या है कि आप सही ढंग से मेमोरी आप यूज भी कर सकते हो, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आया ये। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पार्ट हो जाता है, कंपाइल पूरे हर एक चीज को सही ढंग से रीड करने का काम, सही ढंग से उसे बताने का काम, ये हमारा एक बेटर एडवांटेज में ये जाना जाता है। पैरालाइज्म, पैरालाइजिज्म मतलब यहाँ पे ये है कि कोई फाइल जो लार्ज रजिस्टर्स फाइल में सपोर्ट बेटर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, मल्टीपल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। बहुत सारा वर्क कंप्यूटर में आप देखते हैं कि एक साथ बहुत सारा वर्क हमारा होते रहता है, बहुत सारा वर्क हमारा सही ढंग से चलते रहता है, ठीक है, एक साथ बहुत सारा वर्क हम करते रहते हैं। तो ये पैरेललिज्म का हमारा एग्जाम्पल है। Fifth number, enhanced vectorization. Enhance some risk architecture, large register file support vector operation where multiple data element are processed simultaneously. This is a particular useful multimedia and scientific computing application as it can significantly accelerate data processing task. तो यहाँ पे भी क्या है, सेम एज पैरेललिज्म में क्या है, बहुत सारा प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है, तो सेम एज वेक्टराइजेशन में भी
बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारा वैल्यू हमारा पैरेललिज्म चलते रहता है, बहुत सारा इन जो सिस्टम में है इनपुट एक साथ पैरेललिज्म चलते रहता है। तो ये सब हमारा यहाँ पे काम इसके एडवांटेज में आ जाते हैं। अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें, इलस्ट्रेशन पार्ट देखें, तो एक देख लो कि ए और बी जो है ये रिस्क में दो हम एग्जांपल ले रहे हैं, टू नंबर्स ऐड दो नंबर ए एंड बी को एंड स्टोर द रिजल्ट इन थर्ड रजिस्टर। तो हमारा एक रजिस्टर्स R1 एंड R2 है, इन दोनों के वैल्यू को ऐड करके हम रजिस्टर 3 में डालते हैं। तो यानी हम जो दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम करते हैं उसमें ए में वैल्यू 10 डाला, बी में वैल्यू हमने 20 डाला और C इक्वल टू ए प्लस बी जब लिखते हैं तो सेम एज यहाँ रजिस्टर्स का ही काम होता है। तो 20 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ये सी के रजिस्टर्स में क्या चला गया 30, यानी R3 में क्या चला गया 30। तो सेम एज है, ये काम वही कर रहा है। आप इसका एग्जांपल आप प्रोग्राम भी आप ये लिख सकते हो, मैं इसके लिए कोई ये नहीं होगा कि आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तो नंबर काट देगा। आप इसके इलस्ट्रेशन का पार्ट ये थ्योरी लिखने के बाद आप सी का भी प्रोग्राम लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कहता है, कुछ जरूर कहता है। कहता ये है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन यूजिंग एन इलिस्ट्रेशन। पाइपलाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का एक एग्जांपल के साथ बताना, इलिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे देख ही रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पर कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम उससे फेस्ड होता है सिस्टम में। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन पार्ट जो है, बाकी ये तो हम थ्योरी में लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट्स कंसीडर सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ अ 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन फेच IF, इंस्ट्रक्शंस डिकोड ID एंड एग्जीक्यूट EX एंड राइट बैक WB। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। जैसे IF होगा तो वो इंस्ट्रक्शंस फेच करेगा, डी होगा तो वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, EX है उसे एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा एंड WB क्या करेगा, राइट बैक करेगा, फिर से उसे वापस लाने का। तो इंस्ट्रक्शन फेच क्या करेगा, फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करने का काम। इंस्ट्रक्शन डिकोड, डिकोड द फेचेज इंस्ट्रक्शंस एंड रेडी द ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शंस आया उसे डिकोड किया, डिकोड के बाद फिर से उसे मैक्रो प्रोसेसर से उसे रजिस्टर्स के पास भेज दिया, फिर उसे रजिस्टर्स के से एग्जीक्यूट द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। अब डेटा पे क्या होगा, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड राइट द रिजल्ट बैक टू द रजिस्टर टू और मेमोरी, फिर से हमें वो बैक कर देगा आउटपुट के रूप में। नाउ सपोज वी हैव 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, ऐड R1 R2 एंड R3। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 रजिस्टर्स है, तीनों को हमें ऐड करना है। मान लो या तो 2 को ऐड करके तीसरा में डालना है, ये भी कर सकते हो। subtract R4 R5 R6, multiply D7 R7 R8 R9, divide R10 R12 R11 एंड R12। ये हमें इतना इंस्ट्रक्शंस हमें करना है, ये इतने इंस्ट्रक्शंस है। अब क्या होगा, इन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन these 4 instruction will be divided into a stage and processed simultaneously for instance। अब एक साइकिल में अब पहला साइकिल जो घूम रहा है उसमें क्या होगा, ये एक पहला साइकिल हमारा है जो घूमा। तो क्लॉक साइकिल 1 में इंस्ट्रक्शन 1 इज द एग्जीक्यूट स्टेज EX। अब क्या होगा, EX में क्या होगा, एग्जीक्यूट स्टेज हमारा क्या था, पहला EX जो हमारा यहाँ पे हमने बताया कि IF हो या DF हो, EX में क्या होगा, पहला वो स्टेज क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन 1 इज द एग्जीक्यूट स्टेज। इंस्ट्रक्शन 2 जो रहेगा वो इंस्ट्रक्शन डिकोड का रहेगा, यहाँ पे फेच कर लिया, अब यहाँ पे डिकोड करेगा। फिर EX हो गया। इंस्ट्रक्शन 3 इज द इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज IF, फेच कर लिया, फिर उसे डिकोड करेगा, फिर उसे राइट बैक यानी प्रोसेस के रूप में वो हमें आउटपुट के रूप में दे दिया। ये एक क्लॉक साइकिल में हुआ। सेम है जब क्लॉक साइकिल 2 हमारा यहाँ पे रहेगा, तो क्लॉक साइकिल 2 में इंस्ट्रक्शन 2 मूव्स टू द एग्जीक्यूट स्टेज EX। अब अगला जो क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा क्लॉक साइकिल फिर चलेगा
उसमें हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन 2 मूव्स टू द एग्जीक्यूट स्टेज, इंस्ट्रक्शन 3 मूव्स टू द स्टेज। फिर ये डिकोड करने का काम करेगा, जो इंस्ट्रक्शन 2 रहेगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। 4 क्या करेगा, फेच करेगा। 1 इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, उसे फिर राइट बैक कर देगा। क्लॉक साइकिल 3 में इंस्ट्रक्शन 3 मूव टू द एग्जीक्यूट स्टेज। इसी तरह से हम इतना 4 क्लॉक साइकिल तक इसे हम चलाएंगे। नेक्स्ट चलाने के बाद फिर इसे जब ये चारों क्लॉक साइकिल हमारा पूरा कंप्लीट 4 3 2 1 इंस्ट्रक्शंस इस तरह से हम यहाँ पे देते जाएंगे। एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इंक्लूड डेटा हजार्ड, स्ट्रक्चर 2 हजार्ड एंड कंट्रोल हजार्ड। जो प्रॉब्लम फेस्ड होता है वो यहाँ पे 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, 4 का बी है, अभी हमें 4 का ए पे डिस्कस किया था, अब देखते हैं 4 का बी। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैचे मेमोरी। पहले तो हमें कैचे मेमोरी के बारे में लिखना है। पहले आप अच्छे से आराम से कैचे मेमोरी के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है, हाउ डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कैचे मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में क्या परफॉर्म करता है, उसका क्या काम है। ठीक है, ये इसका सेकंड है। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चंस का, एन 8-way set associative cache is used in computer in which the real memory size in 232 bytes. The line size is 16 byte and there are 2 line per set. Calculate the cache size and tag length. यहाँ कह रहा है कि एक एसोसिएट कैच एक हमारा कंप्यूटर में जैसा यूज होता है रियल मेमोरी के साइज के अनुसार, ठीक है, जो 232 बाइट्स का लगभग में दे रहा है। इसमें द लाइन उसका क्या रहेगा, 16 बाइट्स दे रहा है। लाइन मतलब फ्लो ऑफ लाइन, ठीक है, जो हम डेटा हम पास कर रहे हैं। 2 लाइन पर सेट, यानी हर एक सेट में 2 लाइन एक बार में जा रहा है, तो 2 लाइन का ये कैचे मेमोरी को डिकोड करने में आसान है, वो उतना उसका काम करके वो दे रहा है। कैलकुलेट करना है कैचे का साइज एंड जो उसका लाइनिंग लेंथ सब है, जो पास जो लाइन जाएगा उसका हमें उसका टैग लेंथ हमें बताना है, मतलब टोटल लाइन में क्या साइज है वो चीज। ठीक है, तो पहला काम तो आप करेंगे कि कैचे मेमोरी के बारे में लिख देंगे। तो कैचे मेमोरी क्या होता है, कैचे एक स्मॉल साइज मेमोरी है जो कि बहुत बड़ा साइज में अब नहीं दिया जाता। पहले अगर आप देखें कि ओल्डर कंप्यूटर के सिस्टम में अगर जाएं, आजकल तो कैचे मेमोरी को और ज्यादा स्पेस देने लगा है, 2 GB 1 GB तक में भी अब आने लगा है। लेकिन अगर ओल्डर के अनुसार जैसे चले तो वो MB में ही लगभग में रहा करता था, और ये एक स्मॉल मेमोरी है, फास्ट है, वोलाटाइल है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल नहीं है, वो वोलाटाइल है। वो भी क्यों वोलाटाइल क्यों है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है और वोलाटाइल क्या है, यानी कैच मेमोरी तब तक ही मेमोरी यूज हो रहा है जब तक वर्किंग में कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर अगर आप वो ऑफ कर दो या उसका काम से उसे हटा दो या जो भी हो, काम नहीं कर रहे हो, तो इसमें जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, इसलिए वो वोलाटाइल होता है। जब तक काम है तब तक वो काम उसका मेमोरी जो है वो यूज हो रहा होता है, सेम एज रैम की तरह ही। और वो बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट इन द सेंस कि मेन वर्क अगर हम इसका कैचे मेमोरी का अगर देखें तो मेन काम क्या है, प्राइमरी मेमोरी में रैम से या फिजिकल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोले जो भी आप उसके अनुसार उस रैम को आप डिफाइन कर सकते हैं, कि जो प्राइमरी मेमोरी से प्रोसेसर तक जो डेटा जाता है, बहुत बार हमने आपको बोला हुआ है कि प्रोसेसर में जो डेटा जाता है वो डिकोड होके जाता है, यानी हम जो डेटा देते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी से वो हमारा क्या करता है, फेच करता है डेटा को। और कैचे मेमोरी का काम ये रहता है, जो मैक्रो प्रोसेसर के बहुत ही नजदीकी एक मेमोरी पार्ट है, वो उसको डिकोड करके मैक्रो प्रोसेसर के पास भेज देता है। चूंकि ये वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस।
जो भी एक्सेस डाटा आ रहा है डिकोड उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। एंड आफ्टर इट इज लोकेटेड क्लोजर टू द सीपीयू, क्या है कि सीपीयू से बहुत ही वो क्लोजर होता है, बहुत ही नजदीकी उसका पार्ट रहता है। देन मेन मेमोरी एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द एवरेज टाइम to access data from the main memory. By keeping a copy of frequently accessed data in the cache, the processor can access the data more quickly, improving overall system performance. अब इसका यहाँ पे एक काम तो हमने बोला कि ये डिकोड करके आगे भेज दिया, लेकिन एक और इसका काम ये है कि मान लो अगर हमारा प्राइमरी मेमोरी बहुत ही बिजी है, ठीक है, तो टेम्पररी हम किसी और मेमोरी से हेल्प लेके हम डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं। तो वो टेम्पररी जो मेमोरी जो हम यूज करते हैं वो कैचे मेमोरी भी होता है, ठीक है। इसलिए वर्किंग अगर फास्ट सिस्टम का होना है या वर्क हमारा सिस्टम फास्ट कर रहा है या करवाना है, तो हम कैचे मेमोरी को भी बहुत ही नजदीकी से जानना चाहिए, और कैचे मेमोरी का भी हमें साइज हमेशा पता रहना चाहिए कि इसका क्या कैचे मेमोरी, अगर आप मार्केट में जाते हो परचेज करने तो इन सब चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी होगा वो हार्डवेयर को पहचानने में। ओके, तो ये इसका वर्किंग पार्ट है। कैचे मेमोरी इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन सेवरल वे, ठीक है। कैसे इफेक्ट करता है, इफेक्ट ये करता है कि फास्टर एक्सेस टाइम है, डेटा स्टोर्ड इन द कैचे कैन बी एक्सेस मच मोर क्विकली द डेटा इन द मेन मेमोरी, रिड्यूसिंग द ओवरऑल एक्सेस टाइम फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। इस पहला क्या हुआ कि जो कैचे मेमोरी मेन मेमोरी से जो डेटा है वो बहुत ही फास्ट में क्विक एक्सेस कर लेता है, और उसको परफॉर्म करके हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस जो होता है वो और बेटर बनाता है। ये बेटर एक पार्ट है। मेमोरी लेटेंसी रिड्यूस करता है, मेमोरी का जितना कम हिस्सा हम यूज करने में लगाएं, जैसे कि मान लो कि एक आपने कोई आया आपके घर और एक जगह को लेके बैठा हुआ है, यानी आपका एक जगह जो है वो ऑक्युपाइड, यानी आप उस जगह पे कोई काम अभी तक नहीं कर सकते। काम बेटर तब होता है कोई आया, काम किया, काम हो गया, बात हो गया और निकल जाए। तो ये पार्ट ये होता है कि आपने आपके घर का वो मेमोरी पार्ट या वो स्पेस पार्ट जो जल्दी आया, काम होके निकल गया, बिना मतलब का बैठा नहीं रहा। सेम एज यहाँ पे भी ये है कि रैम हो या कैचे मेमोरी हो, कोई भी पार्ट हो, यहाँ पे ये नहीं कि कैचे मेमोरी का क्वेश्चन है तो कैचे पे ही, यहाँ पे दोनों में से कोई भी मेमोरी है या कोई भी और एक्स्ट्रा मेमोरी पार्ट हो जो वर्किंग पैटर्न पे हेल्प करता है। रैम हुआ, कैचे हुआ, रजिस्टर्स हुआ, ये सब जो भी मेमोरीज पार्ट है जो वर्किंग के लिए हमेशा फ्री रहना चाहिए वो, ठीक है। मान लो एक टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी जो है वो तो जैसे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट मेमोरी है, उसमें आप थोड़ा लेजनेस ला सकते हो, ठीक है, चलिए ठीक है, वो तो भाई डेटा तो वहां पे वहीं पे जाना है ना, वो सेव हो गया उस पे नहीं। लेकिन जहाँ पे काम हो रहा होता है वो एरिया जो है वो हमेशा फ्री रहना चाहिए। अगर आप उसे फ्री नहीं करोगे तो आपके जो काम हो रहे हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मेमोरी रिड्यूसिंग जो है वो कैचे मेमोरी बहुत कम कर देता है, इसलिए क्योंकि फ्रिक्वेंटली बहुत एक्सेस में डेटा को एक्सेस करता है और काम करके वो आगे परफॉर्मेंस के लिए भेज देता है। इंप्रूव करना ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को, तो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव इसी थ्रू कि जो डेटा हमारा प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शंस है, वो जल्दी से परफॉर्म हो तो वो ज्यादा बेटर हमारा परफॉर्मेंस रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रियल मेमोरी साइज जो है वो 232 बीट है, थोड़ा सा ब्लर यहाँ पे है, खैर कोई नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 232 बाइट है। लाइन साइज है वो 16 बाइट है, एंड द नंबर ऑफ लाइन पर सेट जो है वो 2 पर सेट है, ठीक है, 2 पर सेट। ओके, अब यहाँ पे कैसे क्या हमें निकालना है, द नंबर ऑफ सेट इन द कैचे कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ सेट कैचे साइज बाय इनटू, मतलब बाय इन ब्रैकेट में है लाइन साइज इनटू नंबर ऑफ लाइन पर सेट, ठीक है। लाइन साइज कैसे साइज हमें देना है, तो कैचे साइज हमारा कितना है 232 बाइट है, ठीक है। लाइन साइज हमारा क्या है
लाइन साइज हमारा अगर देखें तो यहाँ पे 16 बीट है, गुना यहाँ पे कितना है 2 करना है, नंबर ऑफ लाइन क्या है 2 है, तो 16 दूना 32 हो गया, इजिकल टू 2 to the power 32 को हम पावर के रूप में ले गए और इसे हम डिवाइड अगर किया तो ये इस लमसम में ये आएगा। और जो फाइनल हमारा वैल्यू आप इसी तरह से इसे लिख देंगे, बाकी कोई डेप्थ में जाने की जरूरत आपको नहीं है। इसको आप पावर के रूप में ले गए 200 यानी 2 to the power 3 है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो 232 बाइट के रूप में रहेगा। एंड 32 को मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5, दूना 4 ना 8 ना 16, 16 दूना 32, यानी टू दी पावर यहाँ 5 यहाँ दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ 32 है और यहाँ जो 23 दिया ये 16 दूना 32 है, इसलिए इसको पावर के रूप में डिवाइड करके दिया गया। उसके बाद यहाँ टू दी पावर 18 फाइनल आया इसका कैलकुलेट होने के बाद, तो ये टू दी पावर 18 यहाँ पे इसका वैल्यू आया। इसी तरह से आप लिखते जाओगे। फिर so the cache size is the product of the number set, the line size and the number of line per set। तो कैचे साइज कैसे निकलेगा, द नंबर ऑफ सेट जो आया तो कितना आया था 2 to the power 18 इनटू लाइन साइज क्या था 16 बाइट एंड नंबर ऑफ पर सेट 2 पर सेट था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 to the power 19 बाइट्स आएगा। और 2 to the power 19 को अगर हम इस तरह से देखें तो कितना बाइट आएगा ये देख लें, ठीक है, इसे आप काउंट कर लें 52,400 नहीं 52,400 4288 इस तरह का में वैल्यू लगभग आएगा, ठीक है। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5,24,288 बाइट हमारा यहाँ पे आएगा, यानी 5,24,288 ओके, यानी इतने बाइट्स जो हैं वो कैचे साइज में हमारा आता है, यानी इतने बाइट का वर्किंग उसका प्रोफाइल में आ गया। अब टैग लेंथ कैसे निकलेगा, कैचे का साइज तो निकल गया कि उसका टोटल कैचे का साइज कितना होगा, तो ये 5,24,288 हो गया। टैग लेंथ क्या होगा, एड्रेस लेंथ माइनस इंडेक्स लेंथ एंड ऑफसेट लेंथ। तो टैग लेंथ में 32 जो उसका एड्रेस लेंथ था 32 आ गया, माइनस 18 4, तो 18 जो इसका पार्ट है जो टू दी पावर 18 है वही उसका क्या होगा इंडेक्स लेंथ है, यहाँ जो टू दी पावर 18 कर रहे हैं, ठीक है। एंड 4 जो है वो ऑफसेट लेंथ है, तो ऑफसेट लेंथ यहाँ देखिए गिवन द रियल मेमोरी साइज इज 232 बाइट, द एड्रेस लेंथ इज 32 बिट, सिंस द कैचे इज 8 वे सेट है इसलिए द इंडेक्स लेंथ इज log टू नंबर ऑफ सेट इक्वल टू 18 बिट्स है। द ऑफसेट लेंथ log टू लाइन साइज है 4 बिट्स है, तो log चुकी है, तो लाइन साइज क्या है, लाइन साइज आया हमारा लाइन साइज हमारा है 16 बाइट्स है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 बिट यानी 4 4 जा 4 इंटू 4 क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 16 है तो इसलिए इसका जो ऑफसेट वैल्यू आ गया वो 4 आ गया, इसको आप कैलकुलेट करके 10 बिट्स इसका टैग लेंथ आएगा। तो सो द कैचे साइज इज 5,24,288 एंड द टैग लेंथ इज 10 बिट। इस तरह से ये हमारा कैचे साइज एंड टैग लेंथ यहाँ पे निकलेगा। सेम है जैसा ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है उसी तरह से आप इसे पूरा लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला के साथ सेट करना है एंड द नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे ये वाला पार्ट को डील कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 का ए, क्या कहता है, explain the daisy chaining mechanism for bus arbitration, analyze the 3 bus arbitration method, daisy chaining, polling, independent requesting with respect to communication, reliability in the event of hardware
फेल्यूर। ठीक है, तो यहाँ पे काम ये देखना है, ये थोड़ा क्वेश्चंस ट्रिकी है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, आप इसे इम्पोर्टेंट लेके चल सकते हो। ठीक है, एंड जो कैचे साइज हमारा जो अभी हमने निकाला वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और समझने वाला है, इसलिए इसको क्वेश्चंस को VBI हम कर सकते हैं। क्या कहता है, एक्सप्लेन द चेनिंग मैकेनिज्म बस आर्बिट्रेशन, यानी डेटा का जो कम्युनिकेशंस होता है बस के थ्रू या वायर जो हमारे हैं, उसमें एनालाइज करना है, उसका चेनिंग पार्ट देखना है, पॉलिश देखना है, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्टिंग का पार्ट यहाँ पे देखना है कि डेटा कैसे हमारा वर्किंग करता है। खैर देखते हैं इसका थ्योरी पे। The bus arbitration process is crucial a computer architecture and refer to the method used to determine which device can use the shared bus at any given time. This is a particular important system where multiple device or computer need to communicate with each other through the common bus. यहाँ पे बसिंग का कंसेप्ट जो है, वायर के थ्रू, पेरिफेरल के थ्रू हम कोई भी डेटा को सिस्टम में भेजते हैं, या फिर हमारे इंक्लूडिंग जो सिस्टम में है बहुत सारा हार्डवेयर पार्ट जो है वो बसेस के थ्रू हमारा कनेक्ट होता है। बसेस यानी जो हमारा एड्रेस बस हो, डेटा बस हो, या फिर और भी कोई जो हमारा कम्युनिकेशंस के लिए होता है वो उसके थ्रू है। उसके साथ हम बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं, उसके साथ उसके व्यू में, उसके आर्किटेक्चर्स वे में, जिस तरह से भी हम उसको देखें तो हार्डवेयर में बस का बहुत बड़ा रोल आता है, जिसके अंदर जो डेजी चेनिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, जब बस आर्बिट्रेशन मेथड वेयर डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ चेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चेनिंग में जो डिवाइस जितने भी होते हैं एक चेन के रूप में कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये इस तरह से हमारा कनेक्शन में डेटा हमारा रहता है। एंड ईच डिवाइस हैज अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी लेवल where a device at the beginning of the chain request to the bus, it send a signal down the chain to the other device indicating that it need to use the bus. The signal continue down the chain until it reaches the large device which either grant and denies to the bus. इस तरह से क्या है कि एक हमारा काम हो रहा है तो अगले को वो सिग्नल देगा, फिर वो आगे काम करेगा, इस तरह से काम करते करते लास्ट पे वो हमारा पहुंचता है। तो यानी कोई भी डिवाइस को जब सिग्नल दे रहा है तो ये डिवाइस का वहां पे रोल आ जाता है कि या तो उसे वो कंप्लीट कर दे या नहीं तो उसे डिनाई कर सकता है। मतलब नहीं सिग्नल्स को हम इंटरप्ट कर दे या सिग्नल्स को हम इग्नोर कर दें या सिग्नल्स को हम माने ना, इस तरह से वो काम वहां पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसका है क्या, रिलायबिलिटी एनालिसिस में कि डेजी चेनिंग कैन बी लेस रिलायबल इन द इवेंट ऑफ हार्डवेयर फेल्यूर। चेनिंग टाइप में जो होता है, अगर हार्डवेयर फेल्यूर हुआ तो वहां वो क्या होता है, इंटरप्शन फेल होता है, या काम जो चेनिंग के रूप में था वो ब्रेक हो जाता है। यानी डेटा का जो अगर एक भी जगह अगर डेटा हमारा ब्रेक हुआ तो आगे भी वो क्या होगा, ब्रेक होके हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से जो रिलायबिलिटी पार्ट है वो यहाँ इफेक्ट पड़ता है। पोलिंग में क्या, पोलिंग इज अ बस आर्बिट्रेशन मेथड वेयर अ सेंट्रल कंट्रोल or master device sequentially check and each device on the bus to determine if it need access to the bus. The central control poll each device is predefined first device इतना। पोलिंग पार्ट में रिलायबिलिटी एनालिसिस है, इंडिपेंडेंट रिक्वेस्टिंग है, रिलायबिलिटी एनालिसिस है। इसी तरह ये थ्योरेटिकल पूरा पार्ट है यहाँ पे है। यहाँ से आप रिलायबिलिटी एनालिसिस को लीजिएगा एंड पोलिंग रिलायबल इंडिपेंडेंट रिलायबल एनालिसिस को लेते हुए आगे आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो इसका क्वेश्चंस था वो आंसर 5 का ए का ये यहाँ पे एंड होता है। तो इसी वे में आपको लिख के आंसर को कंप्लीट कर देना है और ये क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसे पूरा नोट्स आप आंसर इसको ऐसे लिख लेंगे एंड से मैच करके आ जाना। 5 का बी, give the block diagram of macro program sequence for a control memory and explain it properly। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम करना है मैक्रो प्रोग्राम का। तो मैक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर है, उसके बाद मैक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, कंट्रोल है, मैक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, कंट्रोल सिग्नल जनरेशन है, यही इसका ब्लॉक डायग्राम है। ओके, एंड के एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे तो मैक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर जो है, जो पे
पहला पार्ट जो होता है सिक्वेंसर में, वो उसका क्या काम है, तो सर रिसीव द मैक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस, इसका काम मैक्रो जो इंस्ट्रक्शंस आता है उसका एड्रेस को एक तरह से क्या करना है, डील करना या फिर उसको फेच करने का काम करना है। कंट्रोल मेमोरी क्या करता है, कंट्रोल मेमोरी स्टोर मैक्रो इंस्ट्रक्शंस, जो कंट्रोल मेमोरी का काम है, मैक्रो इंस्ट्रक्शन जो है, मैक्रो इंस्ट्रक्शन जो काम करना रहता है, सिक्वेंसर व एड्रेस व कंट्रोल मैक्रो इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन देना यानी ये काम करना है, ये कंट्रोल मेमोरी ये देखता है, यानी उसको बताया जाता है कि कंट्रोल मेमोरी हमें ये करना है, आप ये इंस्ट्रक्शंस को लो। थर्ड, control signal generation. The macro program sequencer interpret the macro instruction retrieved from the control memory to generate control signal. यहाँ पे क्या इसका काम है, कंट्रोल मेमोरी का जो सिग्नल जो है, ये सिग्नल को जनरेट करता है कंट्रोल मेमोरी को बताने के लिए कि ये सिग्नल्स ऐसा इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, ये आप मैक्रो सीक्वेंसर को या इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट को दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, ज्यादा इसमें कोई लिखना भी नहीं है, आप इसे लेके एक नॉर्मल वे में लेके चल सकते हो, ज्यादा ये रिपीट होने वाला क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन आप ब्लॉक डायग्राम के अनुसार इसे आप याद रखोगे कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसे हम लेके चलें, लेकिन ब्लॉक डायग्राम किसी और क्वेश्चन के साथ अटैच करके पूछ सकता है, इसलिए ये वाला पार्ट आप ध्यान रखिएगा। बस लिखना है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा इमेज है नहीं, आप इस तरह से लेके चल सकते हो।